3 जून की शाम और आप हैं मेरे साथ ZDTV रेडियो न्यूज पर, जहां हर शाम मैं लेकर के आती हूं देश विदेश की खबरें। तो बने रहिए ZDTV रेडियो न्यूज पर। और फिलहाल पेश है न्यूज हेडलाइंस। सरकार ने 33 नए लड़ाकू विमानों सहित 38,900 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के सामान्य, हल्के और सामान्य से थोड़े ज्यादा संक्रमित लोगों को घर में पृथकवास के बारे में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। तमिलनाडु सरकार ने वित्तीय कठिनाइयों से उबरने में मदद के लिए वकीलों को 3,000 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत चीन सीमा पर विवाद के लिए चीन को दोषी ठहराया। और म्यांमार में पत्थर की खान दुर्घटना में 162 लोगों की मौत। और अब खबर विस्तार से। रक्षा खरीद परिषद ने भारतीय सैन्य बलों के लिए 38,900 करोड़ रुपए के आवश्यक रक्षा उपकरणों की खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल हुई इस बैठक में स्वदेशी डिजाइन और विकास पर जोर दिया गया। इन प्रस्तावों में भारतीय उद्योगों से 31,130 करोड़ रुपए तक की खरीद शामिल है। उपकरणों का निर्माण भारत में किया जाएगा। इसमें विभिन्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की भागीदारी शामिल है। नई मिसाइल प्रणालियों की खरीद से सेना के तीनों अंगों की ताकत में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के ऐसे रोगियों को ही क्वारंटीन में रहने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें महामारी के लक्षण बेहद मामूली हैं या लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। देश भर में इस तरह के रोगियों का बड़ी संख्या में पता लगने के बाद ये दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन रोगियों के घर में पृथकवास की सुविधा भी होनी चाहिए। 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग रोगी और गंभीर बीमारियों से ग्रसित रोगियों को उचित जांच के बाद ही घर पर क्वारंटीन की अनुमति दी जाएगी। ऐसे कोविड रोगियों की देखभाल करने वालों और घनिष्ठ संपर्क में आने वालों को डॉक्टर की सलाह पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा दी जानी चाहिए। इसके लिए बनाए गए नियमों के अनुसार क्षेत्रीय स्तर पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी हर मामले की चिकित्सा स्थिति की निगरानी करेंगे और परिवार के सभी सदस्यों और संपर्क में आए व्यक्तियों का परीक्षण और ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु सरकार ने वित्तीय कठिनाइयों से उबरने में मदद के लिए जूनियर वकीलों को 2 वर्ष तक प्रतिमाह 3,000 रुपए देने की घोषणा की है। तमिलनाडु बार काउंसिल लंबे समय से सहायता राशि देने की मांग कर रहा था। तमिलनाडु सरकार वकीलों के लिए एडवोकेट वेलफेयर योजना लागू कर रही है। अभी तक इस योजना के तहत किसी वकील की मौत होने पर उसके परिवार को 7 लाख रुपए दिए जाते रहे हैं। अब इनमें एक नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिसमें युवा वकीलों को अगले 2 सालों तक हर महीने 3,000 रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि स्वतंत्र रूप से वकील के रूप में काम करने शुरू करने के लिए युवा वकील को 3 से 4 साल तक आर्थिक सहायता दिया जाना आवश्यक है। पूर्णबंदी के कारण अदालतों में काम नहीं चल रहा है, इसलिए जूनियर वकील कठिन स्थिति का सामना कर रहे हैं। यह भी संभावना है कि युवा वकील दूसरा धंधा अपना लें। उन युवा और नए वकीलों को सहयोग देने के लिए सरकार मासिक रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर चीन के ऐप पर लगाए गए प्रतिबंध को सही ठहराते हुए इसे डिजिटल स्ट्राइक बताया है। उन्होंने कहा है कि यह कदम देशवासियों के निजी डेटा को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। भारत आत्मनिर्भर तभी होगा जब भारत सशक्त होगा और भारत हिम्मत से लोगों की हितों की रक्षा करेगा। आजकल 2 ही चीज चल रहा है, एक है कोरोना और दूसरा है चाइना। भारत शांति में विश्वास करता है। भारत समस्याओं को बातचीत से सुलझाना चाहता है। म्यांमार में उत्तरी कच्छ प्रांत में पत्थर की एक खान दुर्घटना में 162 लोग मारे गए हैं। म्यांमार में दमकल विभाग ने बताया कि प्रांत के मलबे में 162 शव निकाले गए हैं। इस स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा और आकर्षक पत्थर खान उद्योग है। घटना में घायल 54 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई लोगों के लापता होने की भी आशंका है। आपात कर्मियों को मलबे से शव निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने मृतकों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है और पीड़ित परिवारों तथा म्यांमार की सरकार को संवेदना संदेश भेजे हैं। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। बाकी खबरों के लिए लॉगिन कीजिए www.zdtvnews.com और चैनल को सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए ZDTV रेडियो न्यूज।